Hello students, welcome to the class. Unit 7, 10 plus 2 Physics, Dual Nature of Radiation and Matter. आज इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा वो है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। तो बेटा 19th सेंचुरी के एंड तक ये अच्छी तरह से 19th सेंचुरी के एंड तक ये अच्छी तरह से साबित हो गया था कि जो रेडिएशन है वो वेव लाइक बिहेव करती है। ठीक है, वेव लाइक नेचर जो रेडिएशन की है उसके बारे में तो ये जो थ्योरी है ये अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो चुकी थी कि लाइट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो वो वेव लाइक बिहेव करती हैं। ठीक है, बट नो वन वाज एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो इन 1905 में आइंस्टाइन जो है उन्होंने पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट लिया एक्सप्लेन करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके बाद बेटा ये साबित हो गया कि लाइट जो है वो दोनों तरह से बिहेव करती है, पार्टिकल लाइक भी बिहेव करती है, वेव लाइक भी बिहेव करती है और पार्टिकल लाइक भी बिहेव करती है। ठीक है, डी ब्रोगली के आने के बाद डी ब्रोगली प्रिंसिपल में उसने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है जो वो उसके बारे में बताया और ये मान के चला गया कि जो लाइट है वो दोनों तरह से बिहेव करती है। तो अब हम देखेंगे बेटा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में क्या उसने कहा और इस इक्वेशन को किस तरह से हम जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसे एक्सप्लेन करने के लिए यूज करेंगे। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ली उसमें उसने कहा कि जो लाइट टकराती है यहाँ पे मेटल के सरफेस पे वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है। ठीक है, तो बेटा जैसे जो मटेरियल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे आसपास वो सारे जो हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सबको मिला के बने होते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर दिखने में तो हमें वाटर दिखता है लेकिन हमें पता है कि वाटर में H2O, H2O, H2O कितने ही मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में इस तरह से जुड़ के क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो वाटर दिखने में हमें एक जैसा लगता है पर एक्चुअली देखा जाए तो H2O, H2O, H2O कितने सारे पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मिलके वाटर को बना रहे हैं। सेम इसी तरह से बेटा जो एनर्जी होती है ना उनको भी हम यही एनर्जी की भाषा में भी हम यही कहते हैं कि एनर्जी आल्सो एग्जिस्ट्स इन टर्म्स ऑफ वेरी स्मॉल पैकेट्स। तो एनर्जी आल्सो exists in terms of very small पैकेट्स जिनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि फोटोन क्या होते हैं। फोटोन जो होते हैं इनकी एनर्जी जो होती है वो h न्यू होती है। ठीक है, यहाँ h क्या है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो। जो लाइट, जिस रेडिएशन, जिस फोटोन की लाइट जो है मेटल के सरफेस पे पड़ रही है ये उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर हम देखें तो आइंस्टाइन ने, देखिए यहाँ आइंस्टाइन इक्वेशन में आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो 1-to-1 इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन्स है। मान लीजिए यहां से फोटोन आके टकराता है मेटल के सरफेस पे, तो एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। तो हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इजेक्ट करता है। अब यहाँ मानिए, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ हमारे पास पोटेशियम है। पोटेशियम के लिए जो वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम रेड फोटोन है जो इसको इंसिडेंट करते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो रेड फोटोन की जो एनर्जी है वो 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये जो लाइट है, रेड लाइट जो है वो यूज नहीं होती फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस करने में, यानी कि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इजेक्ट नहीं होते, तो इसको हम नहीं लेके चलते। अब आते हैं हम यहाँ ग्रीन लाइट पे बेटा। तो अगर हम ग्रीन लाइट को देखें तो ग्रीन लाइट में बेटा यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है उसकी फोटोन की, ग्रीन फोटोन की, वो है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ में 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से जो 2.0 एनर्जी है वो खर्च हो गई बेटा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वर्क फंक्शन में, यानी कि ये जो है वर्क फंक्शन में खर्च हो गई। जो बाकी की एनर्जी है वो कहाँ यूज हुई, वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से दूर लेके जाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी जो आती है वो किसकी वजह से आती है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से। ठीक है, इसी तरह से बेटा इस केस में अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास ब्लू लाइट है। ठीक है, ब्लू लाइट में हमारे पास एनर्जी जो है वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटोन की, जो यहाँ सरफेस के ऊपर आके टकरा रहा है। और जब ये सरफेस के ऊपर आके टकराएगा तो इतनी एनर्जी तो खर्च हो गई बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च हो गई वर्क फंक्शन में, यानी कि इसको यहाँ से हिलाने में, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जो है यहाँ से क्या किया, इसको हिलाया, निकाला सरफेस में से। और जो बाकी की एनर्जी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से इतनी खर्च होने के बाद बाकी एनर्जी किस में यूज हो गई, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। तो इस तरह से आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन यूज की उसने कहा कि ये जो एनर्जी है ना, फोटोन की एनर्जी एच न्यू, ये कितने हिस्सों में बट रही है, एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरी काइनेटिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है सबसे पहले इसमें आइंस्टाइन ने ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। तो उसने कहा कि अगर मान लीजिए कोई कोलिजन नहीं है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेटल सरफेस में, तो अगर कोई कोलिजन ना हो तो यहाँ से एच न्यू माइनस φ1 जो कि हाफ mv² के बराबर है। मान लीजिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोलाइड नहीं करते, इंटरनल कोलिजन नहीं होता यहाँ सरफेस में, तो ये सारी की सारी एनर्जी, ये एंटायर अमाउंट ऑफ एनर्जी किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास फिर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे बेटा नेक्स्ट, इफ देयर इज
नो कोलिजन या नो इंटरनल कोलिजन बोल देंगे हम बेटा, इंटरनल कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स देन कौन सी एनर्जी हमने कहा था, एच न्यू माइनस फाई नोड। ये जो एनर्जी है ये किस में यूज होगी बेटा, विल बी exhibited by या exhibited as the kinetic energy of the electron। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी है सो एच न्यू माइनस फाई नोड एनर्जी जो है ये क्या हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। ठीक है, तो यहां से एच न्यू माइनस फाई नोड इज इक्वल टू हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर जो है, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नोड प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, तो ये जो इक्वेशन है ना बेटा, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो बेटा अभी हमने देखा कि अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए, ठीक है, जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए या उसके बराबर हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे जो न्यू है वो न्यू नोड के बराबर आ गया। ठीक है, अगर न्यू नोड के बराबर आ गया, अभी मैंने आपको कहा कि ये एनर्जी एच न्यू जो है एक तो वर्क फंक्शन में यूज होती है, दूसरा इसको काइनेटिक एनर्जी देने के लिए खर्च होती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये सारी की सारी एनर्जी इस वर्क फंक्शन में यूज हो गई तो फिर यहां तो कुछ नहीं मिला ना इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से बाहर दूर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उस केस में बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सो एनर्जी इज डूइंग वर्क फंक्शन ओनली, यानी कि एंटायर एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, वर्क फंक्शन में यूज हो रही है। तो इस केस में हम ये कहेंगे एच न्यू नोड इज इक्वल टू फाई नोड। क्यों फाई नोड, यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी 0 ले ली और ये जो एनर्जी है इसको हमने न्यू नोड के बराबर ले लिया, तो यहां से इक्वेशन बन गई एच न्यू नोड इज इक्वल टू फाई नोड। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन को अगर हम इस 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2 को 1 में पुट करेंगे, तो ये जो आइंस्टाइन इक्वेशन है ये आ जाएगी एच न्यू नोड प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नोड इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। और इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
के मैक्सिमम यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोड। ठीक है, और किस तरह से लिख सकते हैं, हमें पता है कि के मैक्सिमम इज इक्वल टू ईवी नोड के बराबर होता है। ईवी नोड अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में लें तो यहाँ पे एच न्यू माइनस एच न्यू नोड। तो यहां से बेटा अगर हम V नोड की वैल्यू अगर लिखे तो ये हो जाएगी H बाई ई इंटू न्यू माइनस, अगर हम इसको फाई नोड लिख ले, फाई नोड डिवाइडेड बाई ई, क्योंकि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोड विच इज वर्क फंक्शन। तो ये जो रिजल्ट है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इस रिजल्ट को यूज करके ना जो मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था, जो ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है ना, ये इसने ग्राफ ड्रॉ करके जो है इस इक्वेशन को लेके वो फाइंड आउट की थी। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। जी बेटा, अगर इस इक्वेशन के हिसाब से आपको याद होगा हमने ग्राफ ड्रॉ किया था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में, जिसमें हमने कहा था अगर हम इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल लेते हैं और इस तरफ फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो यहां अगर मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है किसी मेटल के लिए, तो ये ग्राफ होता है बेटा फ्रीक्वेंसी में और स्टॉपिंग पोटेंशियल में। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या प्रेडिक्ट करती है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो बेटा मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो स्टडी किया और उसने इस एक्सपेरिमेंट को लेके उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, ये प्रूव करने के लिए कि जो आइंस्टाइन है ना उसने गलत थ्योरी दी है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने ना इस तरह के ग्राफ ड्रॉ किए, अलग अलग मेटल्स लेके उनके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेके, और उस ग्राफ से उसने इस तरह से स्लोप जो है वो फाइंड आउट की ग्राफ की। ठीक है, और स्लोप फाइंड आउट करके उसने क्या किया, उसने एच की वैल्यू है जो वो फाइंड आउट की। देखिए ही, तो यहां से जो मिलिकन ने क्या किया बेटा, हमारे पास इक्वेशन जो है वो है ई वी नोड इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोड। ठीक है, अगर हम यहां से एच की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या आ जाएगी, ई वी नोड डिवाइडेड बाय न्यू माइनस न्यू नोड। तो इस तरह से इस इक्वेशन से, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, इसी इक्वेशन से जो मिलिकन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ये इक्वेशन यूज करके ग्राफ प्लॉट करके यहां से एच की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट की। तो एच की वैल्यू जो आई उनके हिसाब में बेटा वो बिल्कुल वही वैल्यू थी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकेंड, जो किसके बराबर थी बेटा, उतनी ही वैल्यू जितनी की प्लैंक्स कांस्टेंट ने जो है वो फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्लोज थी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू के। तो इन दिस वे इन 1916 में जो मिलिकन थे, मिलिकन उन्होंने प्रूव कर दी वैलिडिटी ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, जबकि वो क्या चाहते थे, वो इसको डिसअप्रूव करवाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने उसी ग्राफ को बारी बारी से प्लॉट किया, डिफरेंट जो मेटल्स लेके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे, तो
तो उन्होंने पाया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बिल्कुल सही है, और आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दी वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आइंस्टाइन की इसी इक्वेशन से बेटा, जो हमारे पास इक्वेशन है आइंस्टाइन की, इसी इक्वेशन से एक्सप्लेन किए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कैसे एक्सप्लेन किए वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हम यूज करेंगे टू एक्सप्लेन laws of photoelectric equation। ठीक है, तो यहां से बेटा सबसे पहला लॉ देखते हैं हम, क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। जी बेटा, फर्स्ट जो लॉ था वो था एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो बेटा इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया कि ईच फोटोन इजेक्ट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ईच फोटोन इजेक्ट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इंक्रीज करेंगे विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये एक्सप्लेन हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी के साथ, जो इंटेंसिटी के साथ इस तरह से वेरी करता है। तो ये इस इक्वेशन से भी है, जो ईच फोटोन इजेक्ट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन से प्रूव हो गया, क्योंकि जितने फोटोन स्ट्राइक करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होंगे। ठीक है, अब सेकंड लॉ बेटा, सेकंड लॉ में एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मान लीजिए हमारे पास न्यू जो है वो लेस देन न्यू नोड हो जाए। ठीक है, अगर न्यू जो है वो लेस देन न्यू नोड हो जाए तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में जो वैल्यू है ई की काइनेटिक एनर्जी की वो नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, क्यों नेगेटिव बन जाएगी? क्योंकि हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो हमने क्या लिखी थी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है के मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर है? एच न्यू माइनस न्यू नोड के बराबर। ठीक है, अब अगर ये इससे छोटा हो जाएगा तो ये एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाती है तो हमें पता है कि इसका कोई फिजिकल मीनिंग ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो नहीं सकती। So photoelectric emission does not occur below the threshold frequency। तो ये चीज है जो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो न्यू है वो ग्रेटर देन न्यू नोड होना चाहिए, ना कि लेस देन न्यू नोड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। तो यहां से थर्ड लॉ देखते हैं, क्या? एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा इसमें हमने दोबारा से इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नोड हो जाए, तो हमें पता है
जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, के मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, जो कि प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम काइनेटिक जो एनर्जी है इंक्रीज करती है लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, द इंक्रीज इन इंटेंसिटी increases only the number of incident photos, ये हम बात बहुत बार दोहरा चुकी है, and not their energy, क्योंकि एनर्जी जो होती है बेटा वो E is equal to h न्यू होती है, h जो है वो कांस्टेंट होता है हमें पता है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है फोटोन की, तो इसका इंटेंसिटी से कोई जो है वो मतलब नहीं होता। ठीक है, हेंस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि जितने मर्जी फोटोन्स जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट होते रहे, लेकिन हर केस में जो एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करेगी, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, ये एक्सप्लेन हो गया ये वाला लॉ। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा लॉ है। एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग। तो हमने देखा था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन। फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, thus the absorption of energy from a photon by free electron inside the metal is a single event which involves transfer of energy in one lump instead of the continuous absorption of energy as in the wave theory of light। जैसे कि एक फोटोन यहाँ पे आएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जाएगा और यही इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही फोटोन आएगा वैसे ही क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वो मेटल के सरफेस को छोड़ देगा। ठीक है, जैसे ही मेटल के सरफेस को छोड़ेगा ये यहाँ इस तरफ इसको काइनेटिक एनर्जी अगर मिलेगी ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में बेटा देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड द एमिशन ऑफ फोटोन्स, यानी कि जैसे ये टकराएगा वैसे ये यहां से इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक्सप्लेन किया आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी में। ठीक है, तो ये तो थे बेटा लास्ट जो हमने एक्सप्लेन किए ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है या थ्योरी है। तो बेटा अब इन सब से अगर हम समराइज करें तो we can summarize the photon picture or particle nature किसकी,
of electromagnetic radiations, of electromagnetic radiations as, इसको हम बारी बारी से बेटा डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले इन इंटरेक्शन, in interaction of radiation with matter, रेडिएशन जो है वो कैसे बिहेव करती है? रेडिएशन बिहेव्स as if it is made up of particles, ठीक है। वो पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या कहलाते हैं? फोटॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया बेटा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट इसका, फोटॉन्स ट्रेवल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। फोटॉन्स जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c इज इक्वल टू, हमें पता है कि स्पीड जो होती है वो लाइट की क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी बेटा। थर्ड पॉइंट है जो वो है, ईच फोटोन हैज एनर्जी E is equal to h lambda and momentum P is equal to h nu by c और h by lambda। ये कहाँ से आया बेटा? ये भी देख लीजिए। E is equal to h nu और E is equal to mc स्क्वायर, ये दो फॉर्म्स होती है एनर्जी की। यहां से हम इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों E के बराबर है। यहाँ न्यू की जगह पे हम hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर लिख देते हैं। यहां से c कट हो गया, तो इस इक्वेशन से हमारे पास m की वैल्यू है जो आ गई h डिवाइडेड बाय ये लैम्डा एज इट इज, और ये c इधर आ गया तो ये आ गई। अब हमारे पास मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसमें हम मास की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो यहां आ गया h लैम्डा c इंटू सी। तो यहां से इक्वेशन आ गई बेटा h बाय लैम्डा। इसी तरह से अगर हम लैम्डा की जगह पे, लैम्डा जो है उसकी जगह पे c बाय न्यू पुट कर दें, तो जो p की वैल्यू आ जाएगी बेटा h न्यू बाय c आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो ये दो वैल्यूज जो है हमारे पास, एक ये और एक ये आ गई, ठीक है। इसके अलावा बेटा अब फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं। ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर frequency
न्यू हैव सेम एनर्जी एंड मोमेंटम। क्यों बेटा? क्योंकि हमने बारी बारी कहा कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल टू एच न्यू। एच कांस्टेंट है तो एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे E सेम होगी। ठीक है, तो किसी एक फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स जितने भी होंगे उनकी सबकी एनर्जी और मोमेंटम क्या होगा? सेम होगा। whatever the intensity of radiation may be। ठीक है, अच्छा बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, photons are electrically न्यूट्रल। अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो दे डू नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल है इसलिए किसी भी फील्ड से ये डिफ्लेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट। तो सिक्स्थ पॉइंट क्या है बेटा? ड्यूरिंग कोलिजन between photon and a particle, the total energy and momentum are conserved। क्योंकि हमने इसको कहा कि ये इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी और मोमेंटम क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं। बट नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होते हैं may not be conserved during such collision। तो ये तो थे बेटा कुछ पॉइंट्स फोटोन, पार्टिकल और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो बेटा अब यहां से हमने क्या इंटरेस्टिंग सीखा, देखिए इसी इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से नाइनटीन 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया। और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से 1923 में मिलिकन, इनको भी नोबेल प्राइज है जो वो दिया गया। ठीक है, तो मिलिकन ने एक्चुअली, मैंने आपको बताया, इन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी को डिसअप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए थे, लेकिन बाद में इन्होंने ही आइंस्टाइन की थ्योरी को भी क्या कहा कि ये थ्योरी जो है वो वैलिड है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो उसने ये प्रूव कर दिया कि वाकई ही जो रेडिएशन है
वो पार्टिकल लाइक भी बिहेव करती है। इसके बाद बेटा ये जो कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट, उसके द्वारा भी 1924 में बेटा A.H. कॉम्पटन थे, इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन से ये प्रूव कर दिया कि जो वेव, जो रेडिएशन है वो पार्टिकल लाइक है। तो यहां से भी जो पार्टिकल लाइक बिहेवियर है कॉम्पटन इफेक्ट से भी ये भी सामने आया। तो इसके बाद बेटा क्योंकि लाइट ना तो पार्टिकल है ना ही जो है वो क्या कहते हैं वेव है, लाइट हैज ड्यूल कैरेक्टर। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे, रेडिएशन की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।